हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आज हम क्लास 8th का तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे थे, कृषि प्रबंधन। इस कृषि प्रबंधन को पढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि कृषि प्रबंधन से रिलेटेड 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। चैप्टर आधा कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप ये कृषि प्रबंधन की 2 वीडियो देख लीजिए। मेरा चैनल मनीष अग्रवाल क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर जाकर नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी टाइप की वीडियो को आगे देखने के लिए, कंटिन्यू देखने के लिए आप इसमें बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर अपन इसी क्रम में आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे कि कृषि पद्धतियाँ, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए किन किन चरणों का यूज़ करते हैं किसान लोग। तो खेती के लिए निम्नलिखित चरण थे हमारे: मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल को सुरक्षा करना, फसल काटना और अनाज का भंडारण। पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि मिट्टी को किस तरीक़ा से तैयार करते हैं। इसमें हल चलाकर मिट्टी को थोड़ा फुहरी बनाते हैं, इसे जुताई करना भी बोलते हैं। इससे मिट्टी पोली हो जाती है, और मिट्टी पोली हो जाने से जब उसमें बीज बोए जाते हैं तो बीज गहराई तक पहुंच जाते हैं, और जब पौधे होते हैं उनकी जड़ें शोषण कर अच्छे से कर पाती हैं, केचुआ वगैरह जो होते हैं उनमें अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इससे अच्छे प्लांट पैदा हो पाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बुआई करना। बुआई में हमने बीज वगैरह बो दिए थे। इसके लिए सीड ड्रिल और बेसिक पारंपरिक तरीका था। आजकल ट्रैक्टरों का भी यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल मशीन भी आ गई थी। खाद और उर्वरक देना। खाद और उर्वरक देने में हमने पढ़ा था कि जैविक खाद और अजैविक खादों के बारे में पढ़ा था। जैविक खाद हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद थी, गोबर खाद जिसको बोल रहे थे। और अजैविक खादों में हमारी और अजैविक खादों में हमारी जैविक खादों में हमारी आ गई थी वर्मी कंपोस्ट खाद, और अजैविक खादों में यूरिया वगैरह, पोटास वगैरह, फॉस्फेट वगैरह अपन यूज़ कर रहे थे। और हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर था। खाद हमारी जैविक थे, इनको हम खेतों में, फील्डों में बनाया जा सकता है, लेकिन उर्वरक हमारे जो थे वो अजैविक पदार्थ थे। इनको हम फैक्ट्रियों में निर्मित करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सिंचाई करना। सिंचाई करने में हमने देखा था कि किस तरीक़े से वाटर दिया जाता है। दैट मीन्स हम कौन से जल स्रोतों का यूज़ करते हैं। नदियों, तालाबों और झीलों के द्वारा हम क्या करते हैं, पानी देते हैं फसलों को। फिर इसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एक बार और देखते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सिंचाई के लिए हम हैंडपम्प, कुएँ वगैरह इनका यूज़ करते हैं। नदियों, तालाबों, नहरों का यूज़ करके नहीं, हम इस जल स्रोतों का यूज़ करके नहीं, हैंडपम्प, ट्यूब इनका यूज़ करके नहीं खेतों में पानी देते हैं। सिंचाई के लाभ भी हमने पढ़ लिए थे। सिंचाई के स्रोत और सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पारंपरिक साधनों में हम पहले चड़स, ढेकली, राहत और मोट का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल विद्युत पंप और डीजल पंप चल गए हैं। फिर सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों में और भी हमारा चल गया है, और भी एडवांस टेक्निकल सपोर्ट हम लेते हैं। इसमें हम समतल भूमि पर छिड़काव के लिए छिड़काव तंत्र का यूज़ किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक पद्धतियाँ हैं। इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर से ये फव्वारे के फॉर्म में, यहाँ पर पाइपलाइन में फव्वारे के फॉर्म में इस तरीक़े से हौज होता है, और उसमें से फव्वारे के फॉर्म में इस टाइप से पानी निकलता रहता है, जो चारों तरफ फील्ड में गिरता है। यहाँ पर ये पाइपलाइन सिस्टम में आप देख रहे हो। दूसरा है हमारा ड्रिप तंत्र। ये असमतल भूमि के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रिप तंत्र जो होता है वो सॉरी छिड़काव तंत्र असमतल भूमि के लिए यूज़ किया जाता है, और समतल भूमि, प्लेन जब भूमि होती है बिल्कुल, तो उसके लिए ड्रिप तंत्र का यूज़ करते थे। इसमें बूंद बूंद सिंचाई इसमें बूंद बूंद करके नहीं, पौधों की जड़ों में पानी गिरता है। जैसे ये प्लांट हमारे जा रहे हैं, तो इन प्लांटों में बीच पाइपलाइन यहाँ पर जाती है, और बूंद बूंद करके नहीं, इनकी जड़ों में ही पानी गिरता है। इससे पानी का अपन बचाव भी कर सकते हैं, और पानी का कम से कम यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने सिंचाई कर ली। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है हमारा फसल की सुरक्षा करना। अब किसान सारी फसलों को पैदा होने के बाद अपने घर पे तो ले के जा नहीं सकते, तो फसलों की सुरक्षा करना भी ये एक महत्वपूर्ण काम है। फसलों की सुरक्षा, फसलों को किससे खतरा होता है जिससे हम फसलों की सुरक्षा करें। तो यहाँ पर आपको सारणी दी हुई है। किसान द्वारा कृषि के दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं में हम देखते हैं,
ये वाली टेबल को नीचे आप भर सकते हो, ये बड़ी वाली टेबल में से ही हम पढ़ेंगे। किसी समस्याएं, कुप्रभाव एवं बचाव के तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हम किस तरीक़े से पहचानते हैं, समस्याओं से होने वाले कुप्रभाव और बचाव के तरीके दिए गए हैं। आप इसको टेबल को बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो सबसे पहली समस्या आती है खरपतवार की। खरपतवार वो अनवांटेड क्रॉप्स होती है जो मेन क्रॉप्स के साथ प्रोड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ साथ कुछ ऐसे अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जो कि हमारी जो मुख्य पादप होते हैं उनको दिए जाने वाले पोषक तत्वों का यूज़ करके नहीं उनको उनसे वंचित रख देते हैं। दैट मीन्स फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक जो पौधे होते हैं वो आवश्यक पोषक तत्वों को पौधे तक पहुँचने ही नहीं देते। तो समस्या की पहचान हमने इस टाइप से कर ली खरपतवार की। अब इससे बचाव के उपाय क्या है कि किसान लोग खेतों में जाएंगे और इस खरपतवार को बार बार वहाँ पर काट के नहीं इसको अलग कर देंगे। तो फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, फसल को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है इनकी वजह से, तो इनको बार बार अपन को हटाना पड़ता है। इनको हटाने को निराई या गुड़ाई करना कहते हैं। तो दूसरा हमारा तरीका है खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशी एक प्रकार की कीटाणुनाशक दवा है, उसका छिड़काव करने से खरपतवार खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे बाढ़ वगैरह आ जाना, सूखा पड़ जाना, सर्दी, आग, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इनको प्राकृतिक प्रकोप बोलते हैं। देखो जब बाढ़ आ जाएगी तो पानी भर जाएगा सारे खेतों में, खाद मिट्टी वगैरह ये सब पानी के साथ बहकर चल जाएगी फसल, और सूखे में क्या होगा, सारी फसल सूख जाएगी। और सर्दी और आग के केस में सर्दियों में जाड़े में फसल खराब हो जाती है, और आग लगने से जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, सूखा ज़्यादा हो गया तो फसलों में भूसियों में आग पकड़ लेती है और इससे फसल जलने का खतरा भी रहता है। तो इनसे बचने का उपाय क्या है, जैसे बाढ़ वगैरह और यदि ज़्यादा पानी आ जाए तो जल निकासी की व्यवस्था बराबर होनी चाहिए। सूखा यदि पड़ जाए तो सूखा पड़ने पर सिंचाई के दूसरे साधन होने चाहिए, जैसे कुएं नहर के द्वारा या पाइपलाइन के थ्रू ज़मीन में से बोरिंग करके नहीं, पानी निकाल के नहीं अपने खेतों में पानी का छिड़काव करना चाहिए। आग से सुरक्षा और बाकी सुरक्षाओं के लिए कुछ इस तरीक़ा से सिस्टम करना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं, तीसरा और चौथा। तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग, चौथा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरे और चौथे पॉइंट में हमको कीट फफूंद वायरस वगैरह ऐसे जीवाणु जो होते हैं जो पादपों में रोग लगा देते हैं, अब इन पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो इसके लिए तो कीट जीवाणु और फफूंद नाशकों का छिड़काव कर लिया जाता है जो कि दुकानों पर आपको मिल जाता है। तो ये इनकी पहचान कैसे होती है, आपने देखा होगा प्लांटों की पत्तियां कभी कभी कटी कटी हो जाती है, तने सूख जाते हैं, फल खराब हो जाते हैं। तो ऐसा करने से उत्पादन में कमी हो जाती है। और इनको क्या है, इन कीटाणु जीवाणु फफूंद वगैरह इनसे बचाने के लिए हम समय समय पर इन पर कीटाणु नाशकों का छिड़काव करते रहते हैं। चौथा पॉइंट है जानवरों से सुरक्षा। जानवरों की सुरक्षा तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बाड़ लगा दो। बाड़ का मतलब फेंसेस, जैसे आपका ये फील्ड है पूरा तो उसके चारों तरफ झाड़ियाँ वगैरह बिछा बिछा के नहीं क्या कर सकते हैं, हम जानवरों को उसके अंदर एंटर होने से रोक सकते हैं। अपने खेत के चारों तरफ वार्ड वगैरह लगा देते हैं, सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस वगैरह ये हमारे खेतों में प्रवेश नहीं करें और हमारी फसलों को बर्बाद नहीं हो, हमारे फसल नुकसान होने से बच जाए। तो समझ में आ गया ये पूरी टेबल आपको याद कर लेनी बिल्कुल अच्छे से। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि किस तरीक़ा से फसलों को हमको क्या करना है, फसलों की सुरक्षा करनी है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, छठा पॉइंट, फसल काटना। अब फसल हमारी अच्छे से खेतों में पैदा हो चुकी है, हमने कीटाणुनाशक जीवाणुनाशक खरपतवार नाशी सबका यूज़ करके नहीं फसल अच्छे से पैदा कर ली है। अब हमारा मेन टारगेट है फसल की कटाई करना। तो फसल पकने के बाद उसकी कटाई करना हमारा टारगेट हो गया। तो फसल पकने के बाद किसान जब फसल को काटता है उसे फसल की कटाई कहते हैं। फसल की कटाई दर्राते से की जाती थी पहले। दर्राता एक इंस्ट्रूमेंट आता है इस टाइप का, ये टाइप का, और उसको काट के नहीं पहले इस टाइप से कर ली जाती। आजकल हार्वेस्टर मशीन या थ्रेशिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। हार्वेस्टर मशीन क्या करती है, एक बार में ये इसमें कम मेहनत लगती है। पहले के ज़माने में ज़्यादा मेहनत लगती है। छोटे खेत वाले तो आजकल दर्राते का ही यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े बड़े फील्ड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फसलें पैदा की जाती है वहाँ पर आजकल हार्वेस्टर मशीनों का प्रयोग होने लग गया है। ये हार्वेस्टर मशीन क्या करती हैं,
इनमें आगे बात कर लेते हैं। और थ्रेशर मशीन क्या होती है? थ्रेशिंग, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दिया है कि पहले तो थ्रेशिंग होती क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। थ्रेशिंग करना किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर देखो, थ्रेशिंग गिरीना, फसल की कटाई के बाद उसकी नमी को दूर करने के लिए कुछ दिन तक फसलों को खेतों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, काट काट कर ढेरी बना दी जाती है, उनको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बात आती है, नमी दूर हो जाएगी, फिर उसके बाद बीज को दानों से अलग करना, भूसे से अलग करना, बीज के दानों को भूसों से अलग करना। भूसी क्या होती है? जो हमारी क्रॉप्स के साथ ये फली जो है उनमें बीज होंगे अंदर अंदर, तो उसमें से भूसी अलग हो जाएगी जो जानवरों के लिए यूज़ कर लेंगे खाने के लिए। और तो बीज के दानों को भूसी से अलग करना ही थ्रेशिंग कहलाता है। तो थ्रेशिंग लोग कैसे करते हैं? छोटे किसान तो हाथ से फटक कर, हवा में हाथ से पटकते हैं, तो अनाज के दाने भारी होने के कारण तो वहीं गिर जाते हैं, और भूसी वगैरह थोड़ी हल्की होने के कारण दूसरी जगह पर ढेरी बना लेती है। इसे चारा कहते हैं। भूसी वगैरह चारा वगैरह कहलाता है। इसे जानवरों के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन बड़े खेत के किसान आजकल कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं, जिसको थ्रेशर मशीन कहते हैं। उससे भूसी को अलग करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इससे काम शीघ्रता से और जल्दी से निपट जाता है। कंबाइन मशीन ये है, आपको दिख रही है पिक्चर से कंबाइन मशीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा थ्रेशिंग हो गया, हमने सुरक्षा कर ली, भंडारण। अब बात होगी, हमारे बीज भी अलग हो गए, तो किसानों को अब किसकी ज़रूरत होगी? अनाज के भंडारण की। अब अनाज का भंडारण किस तरीक़ा से किया जाए? तो थ्रेशिंग करने के बाद किसान लोग क्या करते हैं? अनाज को बोरियों में भर लेते हैं। क्या करते हैं? अनाज को बोरियों में भरकर घर पर ले आते हैं, और जो भूसी वगैरह चारा वगैरह हो गया उसको इकट्ठा करके जानवरों को खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। हो गया। और जो बीज वगैरह जो हमने गेहूं वगैरह इकट्ठा कर दिए उसको मंडी में ले जाकर वो बेच आते हैं। इस तरीक़ा से घर में रखे अनाज, घर में रखा अनाज तो क्या है, उस पर चूहे वगैरह या कोई कीटाणु वगैरह लग के वो ख़राब हो सकता है, तो उनको मंडी में बेच आते हैं। मंडी में क्या होता है? मंडी में बहुत बड़ी बड़ी मंडी होती है जहाँ पर अनाज के भंडारण किए जाते हैं। मंडियों में अनाज के भंडारण को साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलो। साइलो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है अनाज का भंडारण कक्ष, उसको साइलो बोलते हैं। ठीक है। तो किससे सुरक्षा करनी है हमको? नमी से, कीट चूहे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करनी है, तो इसलिए अनाज का भंडारण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अब नीचे देखो, राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में आपको भंडारण देखने को मिलते हैं। जैसे बाजरा है, बाजरा के उत्पादक प्रमुख ज़िले कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। इनमें से शुरू के दो दो याद कर लेना। मक्का चित्तौड़गढ़ में, गेहूँ देखो श्री गंगानगर हनुमानगढ़। ज़्यादातर लोग किसान लोग होते हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। अपन के क्या है? गेहूँ पैदा होता है। चना देखो हनुमानगढ़। तो ये सब चीज़ इसमें से याद कर ले। मूंगफली बीकानेर सीकर में, सरसों श्री गंगानगर। तो इनमें ये फसलें मुख्य रूप से पैदा की जाती है। ये टेबल है। अब यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में प्रमुख फल कौन से हैं और सब्जी उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो संतरा देखो, आपको संतरा दिख रहा है, संतरा झालावाड़ में प्रमुख फल है। नींबू देखो धौलपुर में। फिर अदरक, मिर्ची, लहसुन, माल्टा, अंगूर श्री गंगानगर में, ककड़ी बीकानेर में, खरबूजा ज़्यादातर पाली में पैदा होता है। इस टाइप से इसको याद कर लेना, और क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेंगे कि किस तरीक़े से क्वेश्चन पूछा जाए है इसमें। अब आता है नेक्स्ट, फसल और पर्यावरण। लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को करने के बाद हमारा पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है। फसल और पर्यावरण के बारे में हम देखेंगे कि फसल हमारे आसपास के पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें स्वयं आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए, और साथ ही आसपास हरियाली भी होनी चाहिए। फसलें भी हरी भरी होती है। वर्ष भर तक खेतों में किसी न किसी प्रकार की फसल हमेशा उगी हुई रहती है। इससे हरियाली से वायुमंडल क्या रहता है? शुद्ध रहता है। वायुमंडल क्या रहता है? हरियाली से शुद्ध रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराते हैं, और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराते हैं, और इससे इन्वायरमेंट को शुद्ध रखते हैं। तो पर्यावरण का फसलों से, पेड़ पौधों से सीधा डायरेक्टली संबंध होता है। ये हमारे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। तो पहला ही पॉइंट देखो, सबसे पहले फसलें किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं। परिवेश मतलब हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग जो है वो फसलों के कारण क्या रहती है? शुद्ध रहती है। फसलें वायुमंडल में आर्द्रता को बनाए रखते हैं। आर्द्रता मतलब होता है नमी। लू वगैरह नहीं चलती है। यदि हम खेत में वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर नमी रहती है, और नमी रहना बहुत ज़रूरी है।
तीसरा पॉइंट है, ये सबको ही जानता है कि प्लांट हमारे लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, और हम श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और प्लांट हमको ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो इन दोनों का नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए हमको प्लांट को ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, आपने दूसरा वाला पॉइंट पढ़ा था कि प्लांट आर्द्रता बनाए रखने में, नमी बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब बताओ, वातावरण में नमी होगी तो वातावरण का तापमान भी नियंत्रित रहेगा, वातावरण का तापमान नियंत्रित रहेगा तो हमको फ़ायदा रहेगा, हमको लू वगैरह नहीं लगेगी। दूसरा, पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं, आंधी तूफान और बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाती है। प्लांट वगैरह होंगे तो मिट्टी उड़कर नहीं जाएगी, तो आंधी तूफान के साथ मिट्टी फेंक कर नहीं जाएगी। तीसरा, ये वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम करते हैं। देखो, वायु का तो हमको समझ में आ गया, वायु उड़ के नहीं जाएगी। और ध्वनि प्रदूषण कैसे होते हैं, जैसे हम जब कभी फील्ड में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो हमको शांति महसूस होती है, तो दैट मीन्स वो सारी की सारी ध्वनियों को अवशोषित कर लेते हैं, अनवांटेड ध्वनियों को अवशोषित कर लेते हैं और हमको शांति प्रोवाइड कराते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने का काम कौन करता है, प्लांट करते हैं। वायु प्रदूषण को कम करते हैं, वायु प्रदूषण जैसे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ा देंगे, पर्यावरण में बढ़ा देंगे, जिससे गैसों का संतुलन बना रहेगा और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। तभी तो हम सुबह बाग बगीचे में टहलने जाते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिले, इस तरीक़े से। तीसरा, जंतुओं को जीवन और सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन कैसे, चारा वगैरह हम होता है ना उनके लिए, इस तरीक़े से उनको जीवन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब एक आर्टिकल है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कुंभकोणम में 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म हुआ था। ये इन्होंने हरित क्रांति से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। इसके लिए उनको पद्म 1972 1977 में पद्मश्री, पद्म भूभूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया और हरित क्रांति के द्वारा गेहूं और चावल के बीजों से उन्नत किस्म के घरेलू किस्म को संकरित करा करके उन्नत किस्म के बीज प्राप्त किए, जिससे हमारा देश भारत दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। तो ये हमारे देश के प्रोफेसर थे जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा काम किया, जिससे हमारा देश भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर हो गया है। तो समझ में आया है, ये सारी वीडियो में मैंने पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट किया है। ये पॉइंट है, इनको भी याद कर लेना। इसमें सिंपल से मैंने उसमें भी डिस्कस कर लिया है कि फसल किसे कहते हैं। बड़े पैमाने पर पादप यदि एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाए तो उसे फसल कहते हैं। फिर ऋतुओं के आधार पर, मतलब मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। किसी की पद्धतियाँ बिल्कुल लिख लेना, सातों की सातों पद्धतियों को लिख लेना और इनके बारे में कम से कम 5-5, 6-6 पॉइंट याद रखना है। खरपतवार मैंने पहले ही बता दिया है कि अनावश्यक जो पौधे उग जाते हैं मेन क्रॉप्स के साथ, मतलब मुख्य फसल के साथ, तो वो क्या है, जो हम मुख्य फसल को जो पानी खाद वगैरह देते हैं तो वो उनका यूज़ कर लेते हैं खरपतवार। पानी और खाद तो हम मुख्य फसल के लिए डालते हैं, लेकिन ये खरपतवार अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, इसलिए इनको समय समय पर हटाना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर, पहले तो आपको मैंने पढ़ा दिया था पूरा चैप्टर अच्छे से, उसी टाइम समझा दिया था। आप नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर लेंगे और उनको बिल्कुल याद कर लेना आप, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।